बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के 5th लेक्चर के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के टॉपिक में लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम में हम ये देखा जाएगा कि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो वो कितना टाइम लेता है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी हम सबसे पहले देखते हैं। तो यानी टाइम कम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन में अमाउंट ऑफ कंप्यूटर टाइम नीड टू रन द कंप्यूटर, यानी किसी भी प्रोग्राम को चलाने में कितना टोटल अमाउंट कितनी लगेगी, उसे क्या चीज़ें हम टाइम कम्प्लेक्सिटी कहा जाता है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी के कुछ रूल्स हैं। रूल्स ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम के जो रूल्स हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यानी जब भी हम कोई मुख्तलिफ प्रोग्राम बनाते हैं तो मुख्तलिफ प्रोग्रामों की जो कम्प्लेक्सिटी है वो मुख्तलिफ आती है। तो सबसे पहले हम पहली एग्जांपल देखते हैं जिसमें सिंगल स्टेटमेंट होगी, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होगी और उसी को कैलकुलेट किया जाएगा और उसकी क्या कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट है c इक्वल टू a प्लस बी। इसमें देखा जा रहा है कि यानी a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करो और c में डाल दो। ठीक हो गया। तो इसमें क्या चीज़ है, यानी जो हमारे पास वो जो टाइम होगा वो टाइम स्पेंट एक होगा, यानी सिर्फ एक टाइम ही हमारी स्टेटमेंट चलेगी। यानी ए और बी को जमा किया और सी में डाल दिया तो हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब है यानी जो टाइम स्पेंट हुआ है वो कितना हुआ है, वो वन टाइम हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है जी, बिग ओ वन है। यानी अगर एक टाइम हमारी स्टेटमेंट चली है तो इसकी जो हम टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, बिग हो वन। इसी तरीके से सोन हम नेक्स्ट आगे सेकंड रूल्स पढ़ते हैं जिसमें लूप स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम टाइम कम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं। तो हम एक लूप का प्रोग्राम बनाते हैं। हमने एक प्रोग्राम बनाया फार लूप का। फार लूप में हम शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं और n तक चलते हैं। n सोन 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या चीज़ है, वो हमारे पास फार लूप 1 से शुरू हुआ और n तक चला। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वो कितनी होगी, वो n होगी। यानी 1 से n तक चलेगा तो टाइम कम्प्लेक्सिटी यानी जो कितना टाइम लेगा वो कितना टाइम लेगा, वो n लेगा। यानी इस स्टेटमेंट का जो टाइम होगा वो n है। n 5 जिस तरह मैंने कहा 10 हो सकता है, 11 हो सकता है ऐसा। तो इसके अलावा नेक्स्ट आगे लूप से आगे स्टेटमेंट आगे, यानी अगर कंडीशन सही होगी तो हम अंदर आएंगे और अंदर आकर के चीज़ें हम एक स्टेटमेंट लगाएंगे जिसमें s इक्वल टू एस प्लस ए आई। ए आई आई क्या चीज़ है, ये अरे है। अरे में यानी आई की जो इंडेक्स है वो क्या चीज़ है, जो उसमें वैल्यू है वो क्या चीज़ है, वो स्टोर होगी और उसको क्या चीज़ है एस में प्लस किया जाएगा। तो इसमें क्या चीज़ है, यानी उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n मल्टीप्लाई 1। यानी n की हमारे पास जो वैल्यूज़ होगी उसको 1 के साथ बार बार मल्टीप्लाई करना है और वो बराबर होगा n प्लस 1। यानी n एक दफ़ा लूप चली तो अंदर आए तो लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है, n है। तो जो अंदर आकर यहाँ पर इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी वो कितनी है, n प्लस 1। यानी एक n हो गया यानी लूप वाला और दूसरा जो है वो n प्लस 1 जो है वो इस स्टेटमेंट का। तो यानी टोटल जो इस लाइन की, इस पूरी लाइन की टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वो n इक्वल n प्लस 1 होगी। और हम कह सकते हैं यानी अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो वो कितना हो जाएगा, n प्लस n 2n प्लस 1। 2n प्लस 1 तो हम क्या चीज़ है, 1 जो है वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट्स को क्या चीज़ है, इग्नोर कर देते हैं। हम जब भी टाइम कम्प्लेक्सिटी मालूम करेंगे तो कांस्टेंट्स की जो भी वैल्यू होगी वो इग्नोर हो जाएगी, उसको हम मायने नहीं रखते। लेकिन हम लिखते ज़रूर हैं ताकि क्या चीज़ है, एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम से डिफरेंट रहे। तो इसकी जो इस लाइन की टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वो 2n है। और टोटल जो टाइम कम्प्लेक्सिटी इस पूरे प्रोग्राम की टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वो बिग ओ n होगी। n क्यों होगी, क्योंकि जो 2 है वो तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट्स को हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए क्या चीज़ें ना हम 1 को इस्तेमाल करेंगे ना ही क्या चीज़ें हम 2 को इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए क्या चीज़ें अकेला रह जाएगा। तो इसलिए क्या चीज़ें इस पूरे लूप की यानी जो
कम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, बिग हो एन होगी। तो जिस तरीके से कॉन्स्टेंट वैल्यू विल बी इग्नोर, हमने हमेशा जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इग्नोर कर देनी है। तो हम बता सकते हैं कि यानी अगर हम एक छोटा सा लूप का प्रोग्राम बनाते हैं तो हर स्टेटमेंट की अलग टाइम कम्प्लेक्सिटी बनते जाएंगे, तो वो क्या चीज़ें हम इसी तरीके से सोन हम नेक्स्ट आगे लूप कहते हैं। नेस्टेड लूप में टाइम कम्प्लेक्सिटी किस तरीके से मालूम की जाती है, तो एक फार लूप चलाते हैं, फार लूप 1 से शुरू होगी m तक, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वो m होगी। m जिस तरीके से n कोई भी हो सकता है, इस तरीके से m भी 5, 10, 15 कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा अगर लूप सही है तो अंदर आएंगे, अंदर आकर क्या चीज़ है, फार लूप शुरू होती है जो j से शुरू होगी और m तक चलेगी। यानी ऊपर वाली लूप आउटर लूप है जो 1 से शुरू हुई m तक चली, और जो इनर लूप है वो j से शुरू होकर कहाँ तक चली, m तक चली। तो इसकी जो कंडीशन होगी वो m मल्टीप्लाई n होगी, यानी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी, m मल्टीप्लाई, यानी एक आउटर लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी और एक इनर लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी, दोनों क्या चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो क्या चीज़ें m मल्टीप्लाई n होगी। और इसी तरीके से यानी अगर लूप नेस्टेड लूप भी सही होगी, यानी आउटर लूप भी सही है, इनर लूप भी सही है, तो अंदर वाली लूप में हम क्या चीज़ें एक फार्मूला लगाते हैं प्लस का, तो क्या चीज़ है, s बराबर होता है s प्लस एस आई। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ये ऊपर वाला लूप m मल्टीप्लाई m वैसे के वैसे आ जाएगा, और +1 के चीज़ है वो इसके साथ क्या आएगा, यानी m ये हो गया हमारे पास एक दफ़ा बाहर वाली लूप चली, और m+1 हम किस लिए लगाते हैं, इसके लिए। और आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि 1 जो है वो कांस्टेंट है, तो वो क्या चीज़ है, वो इग्नोर हो जाएगा। तो इसकी जो हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, m स्केयर हो जाएगा, और इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी बिग ओ m स्केयर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं कंसेक्टिव स्टेटमेंट। कंसेक्टिव स्टेटमेंट का मतलब है यानी दो प्रोग्रामों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो उसे क्या चीज़ें कंसेक्टिव है। यानी मिसाल के तौर पर हमने पिछली स्टेटमेंट, पहली स्टेज में लूप 1 को हम P1 को कहते हैं, और जो दूसरी स्टेज जो प्रोग्राम हमने पीछे बनाया था उसको हम क्या चीज़ है P2 लेते हैं। P1 जो है वो m टाइम था, और P2 जो था वो हमारे पास कितना था, m स्केयर था। हमारे पास दो हमने जो अभी पिछले प्रोग्राम में थे, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी हम उसको लेंगे, और इसमें जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो m2 है। यानी हम इसमें अगर कैलकुलेट करें यानी m1 और m2 यानी P1 P2 दोनों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो हमारे पास m1 प्लस m2 बनता है। लेकिन अगर हम देखा जाए इन दोनों में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, हाईएस्ट वैल्यू जो है m2 है, तो इसलिए क्या चीज़ें हम इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या चीज़ें वो हमारे पास हम कह सकते हैं बिग ओ m स्केयर होगा। नेक्स्ट हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को देखते हुए बताते हैं कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट में अगर देखा जाए तो वही जो हम पिछले प्रोग्रामों को लेकर चलते हैं। तो यानी P1 पहला प्रोग्राम और P2 जो है ना वो सेकंड प्रोग्राम में। तो P1 अगर कंडीशन फाल्स होगी तो n होगा, और P2 जो होगा वो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो कितना होगा, n स्केयर होगा। तो यानी अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें n का और n स्केयर का, तो इन दोनों स्केयर में जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है वो कौन सी है जी, n स्केयर है। तो क्या चीज़ें हमारे पास इफ़ एल्स में जो हमारे पास होगी टाइम कम्प्लेक्सिटी वो कितनी होगी, बिग ओ n स्केयर होगा। तो नेक्स्ट हम टाइम कम्प्लेक्सिटी का नेक्स्ट रूल्स पढ़ते हैं जिसमें वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए देखा गया जाए। तो वाइल लूप यानी जो n से शुरू होती है, यानी n तक जाने 0 से शुरू होकर n तक, यानी लूप उस वक्त तक चलती जाएगी जब n तक आ नहीं जाता, स्टेज में शुरू होती है। स्टेज में हम क्या चीज़ है i = i+1 दिया हुआ। i+1 आपको पता है कि यानी ये जो स्टेटमेंट है वो n+1 टाइम चलेगी, यानी n+1 टाइम तक चलेगी। तो उसमें क्या चीज़ें हमारे पास, तो इसमें हमारे पास जो लूप है वो डिक्रीमेंट हो रही है। डिक्रीमेंट का मतलब क्या चीज़ है, यानी लूप की वैल्यू में 1 टाइम कमी हो रही है। तो 1 टाइम कमी हो रही है तो इसका मतलब है लूप कितनी दफ़ा चलेगी, n टाइम चलेगी। तो इसकी जो n टाइम चलेगी तो इसका मतलब है हमारे पास हम कह सकते हैं कि भी वाइल लूप, इस लूप में हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी वो कितनी है, वो बिग ओ n है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की ना समझ आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।